हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएम मदन राज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। तो कैसे आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ पर एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। मैं आज लेकर आया हूँ इस वीडियो में क्लास 12 के लिए फर्स्ट चैप्टर का ये वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। तो क्या होता है मैनेजमेंट, ये सब हम देखेंगे। लेवल्स कितने होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं इसके, एवरीथिंग जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब हम इस वन शॉर्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बगैर किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको क्लास 12 बिन स्टडीज़ के पूरे सभी चैप्टर्स का डिटेल्ड वीडियो, वन शॉट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट क्या होता है? व्हाट मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल। आप खुद बताइए कि मैनेजमेंट को कौन सक्सेसफुल बनाता है? क्या मैनेजमेंट ऐसे ही सक्सेसफुल हो जाता है, या मैनेजमेंट को सक्सेस के पीछे कोई होता है? तो हम यहां पर इसका जवाब क्या होगा भाई, जो हमारे पास क्या बिजनेस या मैनेजमेंट को सक्सेसफुल उसके मशीनरीज या प्लांट बनाते हैं? क्या लैंड एंड बिल्डिंग सक्सेसफुल बनाता है? टेक्नोलॉजी, मार्केट स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या कॉम्पिटिटिव एज, क्या इन सब चीजों से बिजनेस सक्सेसफुल होता है? ऑल ऑफ देम। तो हम कह सकते हैं ऑल ऑफ देम, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें बनाती हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अगर आपके पास इससे पहले जो आपने देखा, अगर उन सभी चीजों को मैं बहुत अच्छे से यूज करता हूं, लेकिन अगर मेरे पास अच्छा मैनेजमेंट नहीं है, अच्छे एम्प्लॉयज नहीं है, तो इन चीजों का यूज नहीं किया जा सकता बेहतर तरीके से। सो मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाते हैं ये दो लोग, यानी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट के बारे में। सो पीपल परफॉर्म द लॉट ऑफ एक्टिविटी लाइक फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, ये सारे काम जो है मैनेजमेंट में होता है। इन सारे काम को कौन देखेगा? मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट integrates the efforts of these individuals to achieve the common goal। मैनेजमेंट क्या करता है? इन सभी इंडिविजुअल्स का, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, प्रोडक्शन हो, इन सब चीजों का, या ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उन सब को इस तरीके से यूटिलाइज करता है कि एक कॉमन गोल को अचीव किया जा सके। जो भी उनका कॉमन गोल होगा, पर्टिकुलर कॉमन गोल को अचीव करने के लिए सबको सही तरीके से यूटिलाइज करना। तो विद द एम ऑफ मार्केट लीडरशिप, मार्केट में हमको लीडरशिप मिल सके, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सके, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट हम मार्केट में एज पर द डिमांड बना सके, मैक्सिमाइजिंग द सेल्स एंड इंक्रीज द कस्टमर बेस। दीज आर द ऑब्जेक्टिव। ये सब चीजों को ध्यान में रखकर हम मैनेजमेंट काम करता है। सो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, यहां से आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया है एज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। यहां पर आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ प्रोसेस। एक्चुअली पीपीटीज हैं, मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा, लिंक में आपको पीपीटीज भी मिल जाएंगी। ये पीडीएफ है, सो ये रोटेट होता हुआ दिखेगा आपको। सो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। ठीक है, किस चीज के साथ? विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। दो इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर आते हैं। मैनेजमेंट के जो गोल है उसको इफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करना है। ओनली इफेक्टिव हो, इफिशिएंट नहीं हो, ओनली इफिशिएंट हो, इफेक्टिव नहीं हो, तो फिर काम नहीं बनेगा। तो अब यहां पर हम दो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे आगे कि इफिशिएंटली और इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव और एफिशिएंट क्या होता है। इससे पहले अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो क्या प्रोसेस है मैनेजमेंट? सो मींस द एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन आर। कौन कौन से जो मैनेजमेंट काम करता है? सबसे पहले स्टार्टिंग होती है प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, आगे हम इनके बारे में चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी एक प्रोसेस है इंटायर मैनेजमेंट की। ये सारे काम प्रॉपर इस तरीके से करना है। एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन आर, ये सारी एक्टिविटीज प्रॉपरली कंप्लीट हो सके। जिसमें प्लानिंग क्या होता है? ये डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड whom टू डू, ये सारी चीजों को हमको डिसाइड करना है, डिसाइड इन एडवांस। ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि जो मिनिमम कॉस्ट हो और मैक्सिमम आउटपुट मिले हमको। दूसरा, स्टाफिंग करनी है, पोजिशनिंग द राइट पीपल एट राइट जॉब एट ऑन राइट टाइम, एट राइट टाइम, सही बंदे को सही जगह पर सही काम के लिए रखना है। दूसरी चीज, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट विद द पीपल टू वर्क इफेक्टिवली टुगेदर। सारे काम को इस तरीके से करना है इफेक्टिवली काम हो सके, इसलिए डायरेक्टिंग जो चैप्टर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंट्रोलिंग, इवेल्युएटिंग द प्रोग्रेस अगेंस्ट द प्लान एंड मेकिंग करेक्शंस। हमने जो सोचा था क्या वो सब कुछ ठीक चल रहा है? जैसा हमने सोचा था क्या वैसा ही मैनेजमेंट चल रहा है, या फिर उसमें कुछ डेविएशंस आ रहे हैं? तो वो कंट्रोलिंग में हम डिस्कस करेंगे। ये सारे मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। हाँ, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज,
इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी का क्या मतलब होता है कि मैनेजमेंट क्या बोलता है, काम को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली करना है, हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना है सो दैट हमारे जो मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव हो सके। तो इफेक्टिवनेस मींस क्या, कंसर्न विद द डूइंग द राइट टास्क ऑन राइट टाइम, सही काम को सही समय पर करना है, एंड अचीविंग द गोल्स एंड डूइंग द राइट थिंग्स ऑन टाइम। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, इफिशियंसी का मतलब होता है काम को करो इफेक्टिवली बट इफिशिएंट कॉस्ट के साथ। ऐसा नहीं काम तो हमने बहुत, जैसे कई बार क्या होता है बच्चों को काम दिया जाता है कि असाइनमेंट नोट करना है, अब कल हमको असाइनमेंट चेक करवाना है, स्टूडेंट्स को एकदम से प्रेशर आता है, वो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, दोस्त को 100-200 रुपए देता हूं और उससे बनवा लेता हूं, चल भाई ये 200 रुपए दूंगा, मेरे नोट्स बना दे, बना दिया। बट क्या आपने वो काम इफेक्टिवली किया? हाँ किया। क्या बट क्या एफिशिएंटली किया? नहीं किया। आपकी कॉस्ट बढ़ा दी आपने, वो काम आप भी कर सकते थे। तो मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद इन मिनिमम कॉस्ट, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड पर्सन्स रिक्वायर्ड। आपने लेबर लगा दी नोट्स बनाने के लिए, आपने मजदूर लगा दिए नोट्स बनाने के लिए, डूइंग द थिंग्स विद द मिनिमम कॉस्ट। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इफेक्टिवनेस के साथ तो काम कर रहे हैं, आप कल अपने असाइनमेंट तो सबमिट कर देंगे, बट आपकी इफिशियंसी बेकार है, आप इफिशिएंट नहीं हो, आपने कॉस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। यहाँ पे डिफरेंस भी दे रखा है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे हीरो लिमिटेड टारगेट्स टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स पर मंथ at a cost of 150 per shirt. The production manager could achieve this target at a cost of 160 per shirt. Do you think the production manager effective? Yes, effective है, but क्या वो efficient है? नहीं, not efficient but effective। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या वो इफेक्टिव है, तो हाँ हम बोलेंगे इफेक्टिव है। अभी फिलहाल में कॉस्ट की बात ही नहीं हो रही। गिव वन रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। यस, ही इज द इफेक्टिव मैनेजर एज ही अचीव द टारगेट ऑन टाइम। उसने टाइम पर ये टारगेट अचीव किया, बट एफिशिएंट नहीं है वो। इसके बाद है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं लेवल की बात करूं तो लेवल को हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जनरली देयर आर 3 लेवल्स, टॉप, मिड एंड बॉटम। या हम कह सकते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी या लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये देयर आर 3 लेवल्स। वो काम के अकॉर्डिंग हम लोग जो हियरार्की डिसाइड करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो कंपनी के टॉप मोस्ट एम्प्लॉइज होते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, चेयरपर्सन वगैरह वो आते हैं। मिडिल लेवल में ब्रांच हेड्स वगैरह होते हैं। ऑपरेशनल में सुपरवाइजर वगैरह होता है। इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, आपने किसी कंपनी में प्रेसिडेंट सुना होगा, प्रेसिडेंट एनजीओ वगैरह या कोई बैंकिंग वगैरह है, चेयरमैन या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, टॉप मोस्ट एम्प्लॉइज को कहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के काम क्या होते हैं? व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या करता है? ये टॉप लेवल वाले लोग क्या करते हैं? सर बैठे बैठे कुछ काम भी करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिसीजन मेकिंग का काम यही लोग करते हैं। सो कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेस डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशंस, analyze the business environment and its implications for the survival of the firm। इस तरीके से जो बिजनेस का सर्वाइवल इन्हीं पर डिपेंड करता है, इन्हीं के डिसीजंस वगैरह वगैरह। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इसके अलावा डिसाइड लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्ट्रेटेजाइज फॉर द अचीवमेंट्स। ये सारे काम जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। फिर बात आती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन होता है? प्रोडक्शन हेड्स होते हैं, मार्केटिंग हेड्स होते हैं, फाइनेंस हेड्स होते हैं। जितने भी ये जो हेड्स का जो आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, वो सारे हेड मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। इनके भी कुछ काम करते हैं ये लोग भी। सो मेकिंग मैन पावर प्लानिंग, भाई कहां पर कितने लोगों की जरूरत है, ठीक है। टू सी दैट देयर डिपार्टमेंट हैज टू द नेसेसरी पर्सनल, जितने लोगों की जरूरत है क्या वो उतने लोग हैं। असाइन द नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम, उनको जो भी काम दिया जा सकता है वो काम देते हैं। कोऑपरेट विद देयर डिपार्टमेंट्स फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन चलता रहे, इस चीज को इंश्योर करना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर जो है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं ये लोग। फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जिसको लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। यहां पर क्या होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट जिसमें सुपरिटेंडेंट, सेक्शनल ऑफिसर और सुपरवाइजर्स, ये सब आते हैं आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट में। इनके क्या काम होते हैं? ये भाई सबसे नीचे वाली घड़ी है, यानी इनके बाद फोरमैन स्टार्ट हो जाते हैं। इनके बाद जो काम करने वाले लोग होते हैं वो होते हैं, यानी कि जो हमारा जो टॉप लेवल में था वो लोग पॉलिसी बनाते हैं, किसको दे देते हैं? मिड वालों को। मिड वाले जो पॉलिसी बनाते हैं वो किसको दे देते हैं? लोअर वालों को। और लोअर वालों के नीचे क्या होता है? ढेर सारे कर्मचारी होते हैं, फोरमैन होते हैं, ये लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये उनके जस्ट ऊपर है। सो सॉल्विंग द वर्कर्स प्रॉब्लम, ये देखो इनका काम ही क्या होगा? वर्कर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एंड कंप्लेंट्स, इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी वर्कर्स इनवाइटिंग।
लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में लिंक क्रिएट करते हैं या उनके बीच में जो उन्हें दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस विद द वर्कर्स, इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स आर पास, मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने जो भी बोला है यानी सुपरवाइजर के जो बॉस ने जो कुछ बोला है उसे अपने एम्प्लॉइज तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा मेंटेन क्वालिटी ऑफ आउटपुट, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन। भैया आप अपना वो हेलमेट लगा के आ रहे हो कि नहीं, सेफ्टी शूज पहने हैं कि नहीं, ग्लव्स पहने हैं कि नहीं, ये सारा काम सुपरवाइजर में भी चेक कर सकता है सो दैट सब कुछ सेफ्टी मेजर्स मेंटेन रहे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि भाई मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट्स है, मैनेजमेंट प्रोफेशन है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई मैनेजमेंट तो साइंस होना चाहिए, मैनेजमेंट प्रोफेशन होना चाहिए, मैनेजमेंट आर्ट्स हो सकता है। तो यहाँ पर हमको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भाई आर्ट्स क्या होता है, साइंस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, देन फिर हम कंक्लूड करेंगे कि मैनेजमेंट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता है कि भाई आर्ट्स क्या होता है, प्रैक्टिस से आता है, साइंस एक्सपेरिमेंट, और हम कह सकते हैं इसके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट या फिक्स प्रिंसिपल्स होते हैं, फिक्स रूल्स होते हैं। प्रोफेशन जिसमें एंट्री बैरियर्स होते हैं, लाइक आई एम अ सीएम है, हर कोई सीएमए नहीं लिख सकता अपने नाम के आगे, तो एंट्री बैरियर है भाई, आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। किसी बंदे के नाम के आगे सीए देखा होगा आपने, पहले वो सीए का एग्जाम क्रैक करेगा तभी तो अपने नाम के आगे सीए लगा सकता है, तो वो प्रोफेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो अभी हम वन बाय वन पढ़ेंगे मैनेजमेंट आर्ट और नॉट। मैनेजमेंट इज आर्ट और नॉट। क्या मैनेजमेंट आर्ट है? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये गाना बजाते हुए लोग, क्या आपको लग रहा है ये कार्टून की मैनेजमेंट आर्ट है? तो आर्ट के पहले हमको फीचर समझना पड़ेगा। सो स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड आर्ट। ये आर्ट का डेफिनेशन है। तो क्या लगता है तुम्हें फीचर ऑफ आर्ट? सबसे पहले पर्सनलाइज एप्लीकेशंस ऑफ पर्सनल नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ द थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये तीन फीचर्स हो सकते हैं। अगर ये तीन फीचर्स मैनेजमेंट में होंगे तो डेफिनेटली मैनेजमेंट आर्ट होगा, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल्स। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर दो बंदे हैं, दोनों आप दोनों को जानते हो, शाहरुख खान एंड आमिर खान, दोनों ही बॉलीवुड के मतलब फेमस सितारे हैं, लेकिन दोनों का अपना अपना मार्केट है या अपनी अपनी स्किल है। किसी को कह सकते हैं कि ये गुड मार्केटर है, इनको परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, ठीक है भाई साहब, रीटेक ही ले जाते हैं मूवी में जब तक उनको नहीं लगता कि सब कुछ ठीक है। तो ईच आर्टिस्ट हैज हिज ओन स्टाइल। हर टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका है, हर एक्टर की अपनी एक्टिंग है, ठीक है, हर एक सिंगर का अपना वॉइस है। वैसे ही तो ईच आर्टिस्ट हैज हिज ओन स्टाइल एंड अप्रोच टुवर्ड्स हिज जॉब। फॉर एग्जांपल टू डांसर टू एक्टर विल ऑलवेज डिफर इन रिप्रेजेंटिंग देयर आर्ट। कई बार आप लोग ऐसे ओपिनियन भी देते हो ना, इस मूवी में ये नहीं तो वो होता तो और ज्यादा अच्छी चलती वगैरह वगैरह, यानी आप डायरेक्टर के भी डायरेक्टर हो, तो ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले बात करें प्रैक्टिकल नॉलेज की। टू बिकम अ गुड सिंगर द पर्सन मे नॉट ओनली बी नोइंग डिफरेंट रागास इंस्ट्रूमेंट बट डिफरेंट पिच वैरायटी टू यूज देम एप्रोप्रिएटली, ठीक है। सो पहली चीज तो ये होना चाहिए। दूसरा एग्जिस्टिंग ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। लिटरेचर ऑन डांस और म्यूजिक इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड कैन बी लर्न, यानी आर्ट को सीखा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें दूसरी चीज क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आपको पहले जब आप गाना सीखोगे या कुछ भी, जैसे पढ़ाना भी एक आर्ट है, पढ़ना भी एक आर्ट है, तो हम आपको सिखा रहे हैं, ये आर्ट आप सीख रहे हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे मैनेजमेंट को भी क्या सीखा जा सकता है, हाँ तो आगे हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सीखा जा सकता है। दूसरी चीज प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितना प्रैक्टिस करोगे, अब मैं अकाउंट्स में बोल रहा हूँ ना, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ, सो दैट आप एग्जाम्स में ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी से आता है। तो एवरी आर्टिस्ट हैज एन कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी विच रिक्वायर्स इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन एंड कांस्टेंट प्रैक्टिस। तो जो चीज प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से सीखी जा सकती है उसे आर्ट कहते हैं। तो क्या मैनेजमेंट में आप जानते हो सोनू निगम, क्या पहले ही दिन बन गया होगा सोनू निगम? नहीं, ठीक है। तो लेट अस सी वेदर मैनेजमेंट इज आर्ट और नॉट, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल्स। टू मैनेजर यूज theoretical knowledge of the management in totally different ways, like two singers or two painters. Like in any art, in management too, a manager apply his acquired knowledge. जैसे दो मैनेजर को, या मैं अपने दो स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ अलग अलग, एक साथ में अलग अलग स्टूडेंट्स को, लेकिन उन दोनों के रिजल्ट्स अलग आते हैं क्योंकि दोनों का एप्लीकेशन एग्जाम में प्रेजेंट करने का अलग अलग हो सकता है। वैसे ही आर्ट भी अलग अलग हो सकता है, यानी कि सॉरी, जो पर्सनल स्किल्स है, एप्लीकेशन, वो हर एक इंसान की अलग अलग हो सकती है, और यही आर्ट की बात है। आर्ट एक जैसा सिखाया लेकिन लोग सीख अलग अलग गए, ये आर्ट की बात है। हर एक बंदा अलग अलग तरीके से उसका एप्लीकेशन करता है। तो मैनेजमेंट में यस ये इन्वॉल्व होता है। दूसरी चीज प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी।
आप पहले ही दिन बहुत अच्छे मैनेजर नहीं बन जाते हो। पहले दिन का कई स्टार्टिंग में आपसे गलतियां हो सकती है, पहले ही दिन आप बहुत अच्छे टॉपर है या पहले ही दिन आप किसी चैप्टर को बहुत अच्छे से नहीं सीख जाते हो, धीरे धीरे सीखते हो। तो जैसे जैसे आप सीखते हो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, क्रिएटिविटी आती है और आप निखरते हो और बेहतर होते हो। तो ये भी मैनेजमेंट के साथ है। तो यस, ये भी इन्वॉल्व होता है। मैंने कि आप जैसे अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी के जो बेटे हैं, वो मे भी कुछ रॉन्ग डिसीजन भी ले सकते हैं, सही भी ले सकते हैं, लेकिन पहले ही दिन नहीं। पहले दिन उनको कमान नहीं दी गई, बहुत दिनों तक साथ में रखा, भाई काम सीखो। तुमने सुना होगा कि एक सीए को भी सीए बनने से पहले एक सीए के अंडर में काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहले काम को सीखो बेहतर तरीके से। छोटी छोटी क्या गलतियां हो सकती है उनको पहले से देखो, या जहां जहां पे गलतियां हो सकी उन्हें सुधारो। इसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद, क्रिएटिविटी के बाद आप उस चीज को सीखते हो। तो ऐसा मैनेजमेंट में भी होता है। दूसरी चीज, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। यस, जैसे आर्ट्स या मैं अकाउंट्स आपको पढ़ा रहा हूँ, बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूँ, ये थियोरेटिकल नॉलेज है। अब जब आप मैनेजर बन जाओगे तो उसको रियल में प्रैक्टिकली यूज करोगे। तो जिस चीज का थियोरेटिकल नॉलेज अवेलेबल हो उसको आर्ट कहते हैं। और मैनेजमेंट का भी आर्ट है, यानी कि मैनेजमेंट भी आर्ट है। इसका थियोरेटिकल नॉलेज है, सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, सर्टेन रूल्स हैं, तो हम उन्हें सिखाते हैं और फिर जाके वो बंदा उनको कंपनी में यूज करता है। तो यस, ये भी यूज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कंक्लूजन कि ऑल द फीचर्स ऑफ द आर्ट आर प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, देयरफॉर मैनेजमेंट इज एन आर्ट। आर्ट का सिंपल सा फंडा सीख कर किया जा सकता है तो आर्ट है। मैनेजमेंट को सीखा जा सकता है और देन फिर उसका एप्लीकेशन किया जा सकता है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ फुल फ्लैज आर्ट्स। हम कह सकते हैं गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर। ये दूसरों से काम कराने की एक कला है, दूसरों से काम कराने की एक कला है। अब मैनेजमेंट साइंस और नॉट, ठीक है भाई। साइंस के लिए क्या चाहिए? साइंस जैसे एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले साइंस, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रुथ और ऑपरेशंस ऑफ द जनरल लॉ। ठीक है, एक जनरल लॉ होता है, जो है सो है। अगर मैं तुमसे कहता हूं, एक बार बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया था, मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि साइंस और आर्ट में क्या फर्क होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर एक मैं कागज का टुकड़ा, एक कागज के टुकड़े को मैं अलग अलग पार्ट में बांट देता हूं, एक ही कागज को, या बड़ा सा कागज उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूं और 5 बच्चों में बांट दूं, और मैं कहूं कि भाई बनाओ इसका जो तुमको बनाना आता हो। कोई कुछ बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, कोई छोटी सी बोर्ड बनाएगा, वगैरह वगैरह। और फिर मैं कहूं कि आओ और इसमें आग लगा दो, कि तुमने कुछ पता नहीं क्या बना दिया, इसमें आग लगा दो। आग लगने के बाद एक ही चीज़ बचेगी, राख, यानी कि कुछ नहीं बचेगा, सब लास्ट में बचेगी राख। ये है साइंस। और इससे पहले जो लोगों ने अलग अलग चीज़ें बनाई वो था आर्ट। साइंस का हर जगह एक ही रिजल्ट होगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट नहीं होंगे। एक्सपेरिमेंट के बाद एक ही रिजल्ट निकलता है। इसीलिए साइंस के सर्टेन रूल्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद जर्नल ट्रूथ है वो कि ऐसा ही होगा। अब मैं उसको यहां आग लगाऊं या कहीं बाहर ले जाके आग लगाऊं, बन नहीं रखी है। लेकिन अगर उसी कागज को मैं किसी और अच्छे बंदे को देता हूं तो कुछ और अच्छा क्राफ्ट वगैरह बना सकता है। तो ये सब चीजें हैं आर्ट और साइंस में डिफरेंस। फीचर ऑफ साइंस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। साइंस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है, लैब वगैरह में आपने यूज करते हुए देखा होगा। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, दुनिया के कहीं भी कोने में ले जाके उस नाव को मैं जलाऊंगा, राखी बनेगी। ऐसा नहीं कि कहीं सोना बन जाएगा। ये राहुल गांधी नहीं है, ठीक है, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। फिर है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज यानी कि हर एक प्रोसेस से होकर गुजरता है, जैसे साइंस। वैसे ये सारे क्या फीचर्स क्या मैनेजमेंट में ऐसे के ऐसे यूज होते हैं? क्या ये सारे फीचर्स मैनेजमेंट में हैं? तो अब देखेंगे वन बाय वन। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, डेवलप्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू द रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। एग्जाम्पल, वेयर बॉइल्ड एट 100 कन्वर्ट्स इनटू द वेपर। ठीक है, हमने बार बार करके देखा और वो बार बार एक ही रिजल्ट दे रहा है, तो ये साइंस है। दूसरी चीज, यूनिवर्सल वैलिडिटी एप्लीकेबिलिटी। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द साइंटिफिक रिजल्ट शो द सेम रिजल्ट अंडर गिवन कंडीशंस। जैसे H2 और O2 को मिलाऊंगा तो H2 वाटर ही बनेगा। कहीं पे भी करूं ये फॉर्मूला, कहीं पर भी यूज करूं, हर जगह एक ही चीज बनेगी। जैसे मैंने कहा ना, कागज के टुकड़े को कहीं भी जलाओगे राख ही बनेगी, दुनिया के किसी भी कोने में लेके चले जाओ। दूसरा, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। Principles are based on cause and effect relationship. For example, when metals are heated, they are expanded. अगर आपको लोहे को एक्सपैंड करना है तो आप उसे गर्म करोगे और इसके बाद उसे एक्सपैंड कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। अब लेट अस सी कि वेदर मैनेजमेंट इज साइंस। क्या लगता है आपको, क्या सारे साइंस के रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं? बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, ऐसा नहीं है, नो, ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरी चीज, एक सेकेंड, सिस्टमेटाइज, एक सेकेंड,
नो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, क्या मैनेजमेंट के रूल्स हर जगह एक जैसे लगते हैं? नहीं, हर जगह अलग अलग डिमांड है। कुछ जैसे तुमने सुना होगा कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे हैप्पीनेस का इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ बहुत कम है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर मैनेजर भी जो होता है ना बहुत पावरफुल होता है, रात को उठा के बंदों से काम करवाना शुरू कर देता है इंडिया में। बाहर ऐसा है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर मैनेजर को भी ना एम्प्लॉय से परमिशन लेनी पड़ती है, क्या मैं आपसे इस टाइम पे बात कर सकता हूँ, माना कि ऑफिस आवर्स नहीं है। तो हर एक कंट्री का अलग अलग रूल है, तो इसीलिए इसके रूल्स पूरी दुनिया में एक जैसे नहीं चलते, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है इसकी। दूसरी चीज़, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज हाँ है, इसको भी सीखा जा सकता है, लेकिन तीन में से कोई एक ही फीचर है। तीन में से एक फीचर होने की वजह से ये एग्जैक्ट और कंप्लीट साइंस तो नहीं है, इट्स नॉट अ कंप्लीट साइंस। तो कंक्लूजन, इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस, हाँ ये सोशल साइंस का हिस्सा जरूर हो सकता है, इनएग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं, बट एग्जैक्ट साइंस ये नहीं होगा। सॉफ्ट साइंस या फ्लेक्सिबल साइंस कह सकते हैं। इट्स थियरीज एंड प्रिंसिपल्स में प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट एट डिफरेंट टाइम्स एंड देयरफॉर इट इज अ बिहेवियर साइंस कह सकते हैं। तो मैनेजमेंट इज नॉट अ एग्जैक्ट साइंस, इनएग्जैक्ट साइंस होगा। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन और नॉट। अब कुछ लोग इसको प्रोफेशन भी मानते हैं, प्रोफेशन जहां पर एंट्री बैरियर होते हैं। क्या लगता है आपको, यहाँ पर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है वैसे। सो प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज, विच क्या रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स टू बी अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल्स। एग्जाम्पल जैसे लॉयर, एलएलबी करने के बाद जॉली एलएलबी आपने देखा होगा, डॉक्टर्स मुन्ना भाई एमबीबीएस, है ना। इसके अलावा हमारे जितने भी सीए हैं, सीएमए हैं, सीएस हैं, ठीक है, ये सब जो क्या होते हैं, ये प्रोफेशंस या प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। क्या ऐसा लगता है आपको? फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, सबसे पहले सर्विस मोटिव होना चाहिए, दूसरा वेल डिफाइंड बॉडी नॉलेज, तीसरा इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की बात आई तो हर एक इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं हर एक प्रोफेशन के। आपने जॉली एलएलबी 2 देखा होगा, अगर वो केस हार जाता तो उसको क्या करते, उसको बाहर कर देते काउंसिल से, उसका सीओपी कैंसिल हो जाता, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स, एसोसिएशन होता है, जैसे हमारा आईसीएमएआई होता है, ठीक है, आईसीएआई होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री रहती है, हर कोई थोड़ी ना बन जाएगा सीएस, सीएमएस, सीएस या एलएलबी, जॉली एलएलबी वगैरह, आपको वो डिग्री एक्वायर करनी पड़ेगी। दूसरी चीज सर्विस मोटिव, ये सारे फीचर्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सर्विस मोटिव होना चाहिए इसमें, ठीक है, वेल डिफाइंड बॉडी नॉलेज होना चाहिए। ऑल प्रोफेशनल्स आर बेस्ड ऑन अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू instructions, लंबी ट्रेनिंग, ethical code of conduct. All professions are bound by the code of conduct which guide the behavior of the members. Example, Bar Council of India, lawyer के लिए, IIMA for doctor, ICAI for chartered accountant, ICMI for cost accountant. Association of professional, all professionals are required. Affiliation from the professional association which award the certificate of practice, COP. ठीक है, जैसे मुझे ICMAI ने COP प्रोवाइड किया है एंड इम्पोज अ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कुछ रूल होते हैं, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू द एक्वायरिंग एजुकेशनल डिग्री। भाई सीए सीएमए बनने के बाद ही आप अपने नाम के आगे सीए सीएमए लगा सकते हो, हर कोई नहीं लगा सकता। लेट अस सी वेदर मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। क्या लगता है आपको, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। कोई भी बंदा मैनेजर बन सकता है, कोई भी बंदा कंपनी को रन कर सकता है, कोई भी बंदा किसी कंपनी का सीईओ बन सकता है। तो ये डिग्री वगैरह का ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन पढ़ते हैं। मैनेजमेंट नॉट कंसिडर्ड एज फुल फ्लेज प्रोफेशन लाइक लॉ और मेडिसिन। दूसरा, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑल प्रोफेशनल्स आर बेस्ड ऑन अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू दी इंस्ट्रक्शंस, जो कि यहाँ पर यूज नहीं होता। नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन, किसी का किस रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मेंबरशिप इज नॉट कंपल्सरी टू प्रैक्टिस मैनेजमेंट, मैनेजर बनने के लिए। नॉट सब्जेक्ट टू एनी फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट, देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट, ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, मैनेजर बनने के बाद ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी इसमें यूज नहीं हो रहा है। नो प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। धीरू भाई अंबानी खुद कहते हैं लोग कि क्लास 8 पास थे, उन्होंने पूरा का पूरा रिलायंस खड़ा किया, रिलायंस के एमडी रहे, रिलायंस का फाउंडर रहे, तो उनके पास तो कोई ऐसी क्वालिफिकेशन थी नहीं। आज की डेट में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, खुद मुकेश अंबानी जो है वो इंजीनियर है, तो उन्होंने तो एमबीए किया नहीं, तो इसीलिए नो प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दूसरा, प्रॉफिट मोटिव होता है, बिजनेस में मैनेजमेंट का मेन मकसद प्रॉफिट होता है, जबकि प्रोफेशनल का मेन मकसद क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है, सेवा भावना होती है। यहाँ पर सेवा भावना नहीं होती, लाभ की भावना होती है, लाभ की भावना से बिजनेस व्यापार किया जाता है। दूसरा, इज मैनेजमेंट बिकमिंग अ प्रोफेशन? क्या लगता है आपको, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन बन सकता है? हाँ, भविष्य में बन सकता है भैया, कि आपको अगर मैनेजर बनना है तो एमबीए की डिग्री लेकर आइए,
अगर आपको मैनेजर बनना है तो 3 साल प्रैक्टिस करिए, कुछ इसके कोड ऑफ कंडक्ट भी हो सकते हैं आने वाले टाइम में, इसका कुछ स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत हो सकती है, आज भी है। बड़े बड़े जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM है, वहाँ के लोगों को मैनेजर ही बनाया जाता है अक्सर, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वही मैनेजर बने। यस, मैनेजमेंट इज बिकम अ प्रोफेशन, दिस कैन बी सीन इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द बिजनेस। ऑल बिग कंपनीज अपॉइंट प्रोफेशनल्स मैनेजर एट ऑल लेवल, प्रोफेशनल्स को रखा जाता है जो अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं। Many Indian companies take initiative to replace family members by professional manager। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों, नेपोटिज्म खत्म कर रही हैं, अपने ही बच्चों को कंपनी का मैनेजर नहीं बना रही हैं, वो उसकी जगह पे किसी और को भी रख सकती हैं जो एक्सपर्ट है। कहते हैं ना, तुम जो योग्य होगा वो योग्य पद पे बैठेगा, और अगर एक अयोग्य व्यक्ति को योग्य पद पे बिठा दोगे तो क्या होगा? एक अयोग्य व्यक्ति को एक योग्य पद पे बिठा दोगे तो क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है? हमारे जो मोदी जी हैं, अगर मोदी जी की जगह पर जो हमारे चहेते राहुल जी हैं, अगर उनको बिठा दिया जाएगा, तुमको क्या लगता है चला लेंगे वो देश को? वो संसद में कभी कभी तो सो जाते हैं, ठीक है, तो तुम्हें लगता है क्या कि वो इंसान चला लेगा इस देश को? ठीक है, पता नहीं, मतलब मैं फिर मुझे मुझे याद आता है उसकी जगह जो डिक्टेटरशिप मूवी मैंने देखी है, ठीक है, वो मुझे बार बार याद आती है कि अगर वो PM होगा हमारे देश का तो वैसा ही हाल कर देगा। ठीक है, तो वो बंदा, मतलब सीधी सी बात है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि नहीं मैं राहुल गांधी को हिट करता हूँ, सीधी सी बात है कि वो बंदा पॉलिटिक्स के लिए बना ही नहीं है। वो बंदा पॉलिटिक्स के लिए नहीं बना, उसे पॉलिटिक्स में घुसा दिया गया, उसे राजनीति नहीं आती, ना ही देश को चलाने की नीति आती। वो अयोग्य व्यक्ति है फॉर एक कह सकते हैं ना, फॉर PM एज अ PM कैंडिडेट वो योग्य नहीं है, वो किसी और काम के लिए हो सकता है। ठीक है, हंसा लेता है, बढ़िया। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है कि भाई नेपोटिज्म खत्म करो, योग्य व्यक्ति को योग्य पद पर बैठा लो। ठीक है, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, अब जिसमें काबिलियत होगी वो राजा बनेगा। दूसरी, नेचर ऑफ मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल, ये थ्योरी क्वेश्चन है, MP बोर्ड स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं थ्योरी क्वेश्चन, CBSE को कम, बट इनके कुछ फीचर्स जो है वो केस स्टडीज में CBSE में आ जाते हैं। नेचर की बात करूं तो मल्टी डायमेंशनल है, आजकल मैनेजमेंट बहुत ही कह सकते हैं ना कि चैलेंजिंग हो गया है, तो मल्टी डायमेंशनल है, बहुत सारी चीज़ें, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है, सब मिलकर काम करेंगे, डायनामिक फंक्शन है, बदलता रहता है समय के अनुसार, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, इंटेंजिबल फोर्स है, और ऑल पर्पसेबल, दुनिया के हर जगह पर एप्लीकेबल होता है। तो वन बाय वन इनको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ट्रांसलेट द वर्क, परचेज, सेल्स, फाइनेंस इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड प्रोवाइड्स द गाइडेंस टू द अचीव इट। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, कितने सारे काम करने पड़ते हैं, लोगों को भी संभालना है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, प्रोडक्शन भी देखना है आपको, ठीक है, तो प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू द आउटपुट, ठीक है, रॉ मटेरियल से जहां फिनिश गुड्स बनाया जाता है। बहुत सारे काम है, एक साथ आपको बहुत सारे काम देखने मैनेजमेंट को। कंटिन्यूस प्रोसेस है, काम खत्म ही नहीं होता, चलता ही रहता है। मैनेजमेंट को ऐसा, हमको ऐसा लगेगा ना मैनेजमेंट ने तो पॉलिसी बना दी इसके बाद चला गया, नहीं, मैनेजमेंट का काम कभी खत्म नहीं होता, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, चलता रहेगा इनफ्राइट। प्लानिंग होगी, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होगी, स्टाफिंग होगी, स्टाफिंग जैसे जैसे कर लेते हैं दूसरा एम्प्लॉय भाग जाता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी समस्या है एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, जितना हाई होगा उससे क्या समझ में आता है, एम्प्लॉयज आर नॉट सेटिस्फाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, छोड़ छोड़कर भाग जा रहे हैं। डायरेक्टिंग कंटिन्यूसली बाई, बगैर डायरेक्टिंग के लगता है आपको एक मूवी बन जाएगी, मूवी में सबसे बड़ा रोल ही इनका होता है भाई सबका। ठीक है, कंट्रोलिंग, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोलिंग, हमने जो सोचा था और हमने जो रिजल्ट अचीव किया और उसके बीच में जो डेविएशन आया, क्यों आया, उसके रीजंस फाइंड आउट करना, उसको सुधारना और फिर से काम करना, और फिर ये सर्कल चलता ही रहता है। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट अकेले का काम नहीं है, वन मैन आर्मी का काम नहीं है, मैं अकेला नहीं कर सकता, वो सबको मिलकर साथ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं नहीं हम, कहते हैं ना मैं नहीं हम सब मिलकर बेहतर कर सकते हैं, हम मिलकर किसी भी चीज को बेहतर बना सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट नीड्स लाइक हायर सैलरी, प्रमोशन, लर्निंग, कॉमन गोल कैन मीट थ्रू द लर्न, टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। सो ग्रुप एक्टिविटी है इन सब चीजों से। डायनामिक फंक्शंस है, हर जगह पर अलग अलग तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है मैकडोनल्ड्स का, इंडिया में जब वो आया तो देखा यहाँ के लोग तीखा खाना पसंद करते हैं, उनको ये चाहिए वो चाहिए, तो इंडिया के अकॉर्डिंगली उसने चीजें डाल दी। तुमको क्या लगता है ऐसा ही मैकडोनल्ड्स ये टिक्की जो है वो अमेरिका में चलती होगी? नहीं, वहाँ मे बी डिफरेंट होगा। तो जगह के हिसाब से मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शंस एंड हैज अडॉप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जहाँ जैसी डिमांड होगी हम वहाँ वैसा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो मैकडोनल्ड्स टिक्की चार्ट इन द इंडियन मार्केट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, जैसा लोग मांगेंगे हमें वैसा बनाना पड़ेगा। डिफरेंट
ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट गोल्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल होते हैं। स्कूल को रिजल्ट अच्छा देना है, मोबाइल कंपनीज को बेहतर मोबाइल, अपडेटेड मोबाइल बनाना है। एफर्ट्स ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है मैनेजमेंट को वैसे काम करना जैसा हमारा कॉमन गोल है। इंटेंजिबल फोर्स होता है, दिखता नहीं है, बट मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दिखेगा नहीं बट यूजफुल होता है। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आपको सर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, इंटेंजिबल फोर्स है, दिखेगा नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, ऑल पर्पस से पूरी दुनिया में मैनेजमेंट यूज मतलब एप्लीकेबल है। हम कह सकते हैं द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट इज एंटरप्राइज कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। हर जगह, हर दुनिया के हर ऑर्गेनाइजेशंस में इसकी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो, चाहे वो जो भी हो। ठीक है, इकोनॉमिक हो, सोशल हो या पॉलिटिकल हो, सब में जरूरत हो गई है मैनेजमेंट की। पॉलिटिकल, अभी बिहार का चुनाव हुआ है, वहां पर वो कौन थे जो खुद चुनाव हार गए, जन स्वराज पार्टी वाले। तो भाई वो सीधी सी बात है, वो भी तो पहले मैनेज ही करता था चीजों को। आजकल गवर्नमेंट इन डिफरेंट कंट्री मैनेज उनको भी करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? ठीक है, सो अब यहां पर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं इनको मैनेज करना। हम जहां पर अपना बिजनेस कर रहे हैं उसके आसपास के लोगों को मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड सोशल मैनेजमेंट या सोशल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारे लोगों को, एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमारे ऑर्गेनाइजेशन या शेयर होल्डर्स के बारे में सोचना। तो अलग अलग देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव हम हमसे जुड़े हुए लोगों का, पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज, और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी शेयर होल्डर के बारे में या कंपनी के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्वाइवल। भाई सर्वाइवल यानी एटलीस्ट इतना प्रॉफिट हो जाए कि हमारी कंपनी चलती तो रहे, सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है इनिशियल स्टेज में सर्वाइवल। लेकिन क्या हम सर्वाइवल पे चलते रहेंगे? नहीं, हमको चाहिए थोड़ा सा प्रॉफिट। ठीक है, क्या थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही ठीक है? ठीक है, 1 लाख रुपए लगाया तो क्या 2,000 का प्रॉफिट ठीक है? नहीं भाई, थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो सो दैट हम ग्रोथ कर सकें। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो एक लाइफ साइकिल होता है उसको कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि भाई कोई भी कंपनी अपना बिजनेस लॉन्च करती है, धीरे 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 वो थोड़ा ऊपर बढ़ती है, ये प्रॉफिट है, और फिर उसको ज़्यादा ऊपर जाना होता है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी होती है, और फिर ये डिक्लाइन भी होता है। फिर वो अलग बात है कि जरूरी नहीं हर कंपनी का डिक्लाइन आए, लेकिन आता है एक बार। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द नीडी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हमारे आसपास जो लोग हैं उनको एक कंपनी को जगह ही सरकार इसलिए देती है, यहाँ पर अपना बिजनेस कर सकते हो कि तुम यहाँ के आसपास के लोगों को क्या दो? रोजगार दो, उनको रोजी रोटी मिले, उनका लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड अप हो। सो प्रोवाइडिंग द बेसिक एमिनिटीज ऑफ स्कूल एंड टू द एम्प्लॉइज, आई डोंट नो, यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको ऐसा मेथड यूज करना है सो दैट आप इन्वायरमेंट को बचा सको। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां देखा अपने आसपास कितना ग्रीनरी मेंटेन करती हैं, पेड़ पौधे लगाती हैं वगैरह वगैरह। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? गिविंग द एम्प्लॉइज, क्या चीजें देना। मैंने कहा ना पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स एम्प्लॉय से रिलेटेड। एम्प्लॉय को अच्छा खाना पीना, अच्छा रहना, अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट, अच्छा टाइम पे सैलरी वगैरह, ये सारा। गुड वर्किंग इन्वायरमेंट, गुड सैलरी एंड पर्क्स एंड चांसेस टू ग्रोथ इन एंड प्रमोशन। भाई एक बंदे को एक ही जगह पे मत रखो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसे प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट, ग्रुप गोल अचीव करने में मदद करता है। यूजफुल इन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन खासकर जो डायनामिक नेचर का होता है, जहाँ पर चीज़ें बहुत तेजी से बदलती है, जैसे टेक्नोलॉजी वाला, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंक्रीज इन इफिशियंसी, मैनेजमेंट से इफिशियंसी इंक्रीज होती है। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का डेवलपमेंट, एनहांस द पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये सारी हमारे इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट के। 1 by 1 ग्रुप गोल। मैनेजमेंट गिव्स अ कॉमन डायरेक्शंस टू द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स लाइक फाइनेंस, प्रोडक्शंस, परचेज, इन सब के लिए ग्रुप गोल इन सबको साथ में लेके चलता है। यूजफुल इन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शन in the changing environment. Management helps people adapt to these changes and survives and growth. Example, Nokia launched new brands after some time. ठीक है, अभी नोकिया जैसी कंपनी जो बहुत अभी हालत जिसकी खराब है, तो उस कंपनी की बात करूं तो भाई सीधी सी बात है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशंस है। अगर नोकिया को मार्केट में दोबारा री एंट्री करना है तो नए नए वेरिएंट लेकर आए, या फिर उसकी जो गलती थी वो गलती दोबारा ना दोहराए। विंडोज जैसे फोन लेकर आ गया था एक टाइम पे, तो हमें मार्केट में पकड़ बनानी है तो अपने नए प्रोडक्ट को लाना पड़ेगा। Increase the efficiency. Managers try to reduce cost and increase the productivity through the better planning, organizing, directing, staffing and controlling the activities of the organization. इन सब चीज़ों की वजह से कॉस्ट को कम करना और प्रॉफिट को बढ़ाना मैनेजमेंट का हमेशा के लिए हमेशा ये एक इंपॉर्टेंट काम होता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में CMA रखा जाता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, हेल्प्स द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दो भाई,
क्रिएट्स द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करो, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हाई करो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दो फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। एनहांस द पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में टीम स्पिरिट मेंटेन करना, कोऑपरेशन, कमिटमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, ये जरूरी है। कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, ठीक है, अगर मैं कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो एक सेपरेट टॉपिक हो जाता है। अदर देन हम कह सकते हैं जो मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शंस हैं उनके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फंक्शंस है कोऑर्डिनेशन। कहते हैं कितना ही अच्छा तुम प्लानिंग कर लो, ऑर्गेनाइजेशन कर लो, स्टाफिंग कर लो, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लेकिन इन सबके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है ना तो ये सारे फंक्शंस बेकार है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? द प्रोसेस दैट इंश्योर दैट द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, सब लोग मिलकर काम करें, यूनिटी ऑफ एक्शन, काम की एक्शन में यूनिटी हो इन द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। अगर हमें कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है ना तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। सपोज स्कूल में 5 सब्जेक्ट्स के 5 डिफरेंट टीचर्स हैं, अगर उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना तो अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला, सीधी बात है। एक आके बोलता है बहुत मेहनत करो, बहुत पढ़ाई करो, अच्छी लगन से पढ़ाई करो, दूसरा आके बोलता है क्या लगे हो, क्या जरूरत है मेहनत करने की, या कुछ ऐसा आपको इस तरीके से मोटिवेट करता है कि आपने जो पहले बंदे ने मोटिवेट किया था आप डीमोटिवेट हो जाओ, तो वो किसी काम का नहीं। इसीलिए ये सब जरूरी है कि साथ में हमारा कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, सब लोग मिलकर ऑर्गेनाइजेशंस को आगे लेकर जाए। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में। तो कोऑपरेशन इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, मेनली, तो ये आप देख लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है फॉर प्लानिंग, आप देख सकते हो हर चीज से कनेक्टेड है। इन सब का सबकी यूजफुलनेस तभी है या सबका यूज तभी है जब कोऑर्डिनेशन हो इन सब चीज के बारे में, ये सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट करें। तो नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन परवेसिव फंक्शन है, हर जगह जरूरी है, हर डिपार्टमेंट में जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स टू इंश्योर द कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाला काम है, इंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शंस एंड डेलिब्रेट फंक्शंस, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो है कुछ फंक्शंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ इन साइज, अगर आपको ग्रोथ करनी है, बड़े लेवल पर जाना है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन, ठीक है। ग्रोथ इन साइज, एज ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो इन साइज द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड ऑल्सो इंक्रीज द नेसेसरी दैट द ऑल इंडिविजुअल्स वर्क टुवर्ड्स द कॉमन गोल, ठीक है। आपस में अगर लड़ेंगे तो काम नहीं होने वाला है, सबको मिलकर कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे से काम करना है, ठीक है, तभी ग्रुप गोल अचीव होगा। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, अलग अलग काम होता है, 3 डिपार्टमेंट्स के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग या ह्यूमन रिसोर्स। इन सब के फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर डिवाइडेड इनटू द डिपार्टमेंट डिविजन्स लाइक, सो कोऑर्डिनेशंस लिंक सेपरेट एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट्स, सबको अपना अपना काम करना है बट कोऑर्डिनेशन के साथ। स्पेशलाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैव हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड द डाइवर्स वर्क। Coordination is required by the independent persons to settle the differences in the opinion of a specialist. So ये था एक्चुअली स्पेशलाइजेशन, और ये सब चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवेयर, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। और हम ये भी कह सकते हैं कि बगैर कोऑर्डिनेशन के आपके वो 5 प्राइमरी फंक्शंस रखे रह जाएंगे, बट आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। तो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैनेजमेंट में, इट्स अ लास्ट फंक्शन। आई थिंक एमपी बोर्ड में ये टॉपिक नहीं है बट सीबीएसई में, तो आप ध्यान से पढ़िएगा और इससे रिलेटेड आपको केस स्टडी सॉल्व करने को मिल सकती है। टोटल 100 पीपीटीज का पेजेस का ये पीपीटी है, मैं आपको लिंक पे अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। एक वन शॉट वीडियो है जिसमें हमने कवर किया सारे टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 1, जो कि एक बड़ा चैप्टर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।